हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में मेरी 2 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं। मेरी मतलब हमारी भी है ना। और अभी हमारा हिंदी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चीज़ें जो मिसलिनियस भी होती हैं और कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता है। और निश्चित है जो मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति बताई उससे भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। फिर हमने जो प्रकार पढ़े थे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरीके से हमने भाषा परिवार पढ़े थे, उनसे भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। और आज जो मैंने बोला था हिंदी इतनी आसान नहीं है, मतलब उसको और कचाइन करते हैं। अभी तो सिर्फ हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति, भाषा और किस परिवार हमने पढ़े हैं। अब वो परिवार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हिंदी की कुछ बोलियां हैं, कुछ उपभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं जहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। चाहे आप उत्तराखंड में लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, या फिर आप यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी की कर रहे हो, हिंदी जो है आपको पढ़नी ही पड़ती है। और एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रिकी वे में पूछ रहा है, तो आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। सिर्फ आप संज्ञा सर्वनाम के भरोसे बैठ करके नहीं रह सकते हो। बेसिक सिनेरियो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, है ना। तो सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर। 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। आप एकदम से बीच से रैंडम कोई भी क्लास देखते हो तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो प्लेलिस्ट में बना देती हूँ जो जो नए नए सब्जेक्ट में कराती हूँ, तो आपको आसानी से हो गया। प्लेलिस्ट में सीक्वेंस है, मैंने लिखा भी है कि किस क्लास में जो है। और पर्टिकुलर मान लो किसी की हिंदी बहुत अच्छी है, उसको पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं लास्ट में ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि इस वाले वीडियो में मैंने इस वाली चीज को डिफाइन किया हुआ है ना। तो मान लीजिए आपको सिर्फ वही पढ़ना है, तो आप उस वाले को भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो आ जाते हैं मुद्दे पर, देख लेते हैं। हिंदी इतनी आसान नहीं है, हिंदी समझने में भी समय लगेगा, है ना। तो जो आज का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इसको आप हल्के में ना लें। और ये जानना जरूरी भी है। अगर आप, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ की, या आपका कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी ही बोलते हैं, है ना। भारत में अधिकतर, हमने पढ़ा भी था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो हिंदी बोली जाती है, और बोली में हमने भोजपुरी लगाया था। तो आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बोलते हो, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हो, वो चीज़ आपको, उस चीज़ के बारे में इतिहास आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं आज हम क्या क्या है। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी, और ये है हमारी कौन सी क्लास, 3rd। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कुछ है, जैसे वो पढ़ा था ना निजमुला घाटी में, किसी ने देखा होगा। निजमुला घाटी में क्या है, चुंबकीय, उसके पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें निजमुला घाटी है। तो यहीं पे भी इसका चुंबकीय क्षेत्र है, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में हमने कवर कर लिया है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, भाषा, है ना, बेसिक चीजें। अभी हिंदी के प्रकार वगैरह है, कौशल वगैरह है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हिंदी में हमने भाषा के परिवार पढ़ लिए हैं। तो क्या क्या परिवार में पढ़ा चुकी हूँ आपको, हिंदी की उत्पत्ति भी मैं आपको बता चुकी हूँ। भाषा शब्द की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति, ये सब चीज हमारा क्या हो गया, डन हो गया है, मैं आपको पढ़ा चुकी। अब और थोड़ा कचाइन करते हैं। मैंने आपको बोला था सिर्फ बाहर बाहर से घर अभी हम बना रहे हैं, अभी अंदर हम नहीं घुसे हैं। आज थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। जो हिंदी है इसकी उपभाषाएं, सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी की कितनी उपभाषा है। मैंने बोला था उपभाषा। हिंदी मतलब एक तरीके से आप समझिए कि जो हिंदी है उसकी अलग अलग हिस्से में, जैसे आपका पूरा ये भारत है ना। अभी मुझे एक कमेंट था कि, मतलब कमेंट क्या था, एक पर्सनल कमेंट था कि जो तू मैप बनाती है वो बहुत बेहतरीन है। इसमें ये वाला हिस्सा मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमें ये वाला अभी पढ़ना ही नहीं है। जब ये वाला पढ़ना होगा तो मैं इसको भी बना लूंगी। तो फिलहाल हमको ये वाला समझना है, अगर बनाना है तो इसको भी मैं बना सकती हूँ, इस टाइप से समझ लीजिए, है ना। तो अब यहाँ भी कुछ भाषा बोली जाती होगी, यहाँ भी कुछ बोली जाती है, यहाँ भी कुछ, यहाँ भी। तो इनको हमने क्या है, एक भाषाओं में काट, मतलब उस एरिया में बोली जाने वाली बोली तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन कितनी बोलियां उस एरिया में बोली जा रही है उनको हमने एक में समेट दिया। फिर इससे क्या है, जैसे एक नाम दे दिया, अब इससे कितनी बोलियां बोली जा रही है। जैसे राजस्थान वाला जो एरिया है उसमें मान लो 4 भाषाएं बोली जाती है, तो उन 4 बोलियों का नाम तो हमको पता होने चाहिए, लेकिन वो 4 बोलियां किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है ये भी आपको पता होने चाहिए। यही मैंने आपको बोला था, यही हमको क्या करना है, कचाइन करना है ना। तो चलिए देखते हैं, मैप रहने देते हैं। पता नहीं अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन ठीक है ना। जो पर्सनल कमेंट था वो देख सकते हैं, ये मैप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलो इसको काट ही देते हैं, मुझे खुद ही हंसी आ रही है। खैर, तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, उपभाषा। अब जो उपभाषा है पहले इसको समझिए, और कचाइन तो मैं बाद में कर लूंगी।
उपभाषा कितनी है आपकी हिंदी की, टोटल उपभाषा बोलेगा तो आपकी हो जाएगी कितनी, 5। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, उपभाषा कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ भी लिख लेते हैं। इसमें आ जाएगा राजस्थानी, है ना, राजस्थानी आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा कौन, बिहारी, बिहारी। अब पूरे बिहार में एक ही भाषा थोड़ी बोली जाती है, थोड़ी अलग अलग होगी। राजस्थानी हो गया, बिहारी हो गया, और आपका होगा पहाड़ी, है ना, पहाड़ी। फिर है आपका पूर्वी हिंदी, हिंदी, और फिर आपका आएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो ये कितनी भाषा है, अगर आपसे पूछेगा कि कितनी मतलब उपभाषा कितनी है हिंदी की, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इनके अंदर भी कुछ कुछ बोली जाएंगी, उनको और का चयन करेंगे, लेकिन ले लेते हैं दूसरा स्लाइड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये भारत है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ वाले एरिया में भी कुछ एक उपभाषा है, यहाँ वाले में भी है, इधर बीच इधर भी है, दक्षिण वाले हिस्से में भी है, इधर भी आपका हो जाएगा। तो इन्हीं को हमने क्या कर दिया, उपभाषा बोल दिया है। तो टोटल कितनी है उपभाषा, 5। और इन्हीं उपभाषाओं के अंदर कुछ बोलियां बोली जाती हैं, वो टोटल बोलियां हैं आपकी 17। अब इसको थोड़ा सा और समझिए, कहीं कहीं आपको 17 दे देगा, कहीं कहीं आपको 18 दे देगा, ओहो, कहीं कहीं आपको जो है 18 दे देगा। इसको क्या दिक्कत है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है ना। तो कहीं कहीं क्या है 17 है, कहीं कहीं आपका 18 है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करोगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर दोनों आ रहे हैं, मतलब 17 भी आया है 18 भी आया है, तब आप क्या करोगे, तब आप 17 के साथ चले जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहली जो उपभाषा थी उसका नाम क्या था, राजस्थानी। अब इस राजस्थानी के अंदर कितनी भाषा आती, कितनी बोली, राजस्थानी तो उपभाषा हो गई, इसके अंदर भी कुछ बोलियां आएंगी, वो आती हैं आपकी 4। ये आपको समझना है कितनी आती है, 4 आते। कौन कौन सा आता है, तो ट्रिक है M J, ठीक है, M J, और आपका हो जाएगा M J और फिर M हो जाएगा, M J M, ठीक है। इसको समझ, आप सोचोगे ये क्या, ये ट्रिक है याद करने की। देखिए ऐसे अगर आप प्लस बनाओगे, है ना, तो आपको पता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, और ये है आपका, नहीं सॉरी, ये है वेस्ट और ये है आपका साउथ। क्या हो गया, मुझे तबीयत ढीली है इसलिए दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, कभी कभी दिमाग में वायरस घुस जाता होगा, है ना। डायरेक्शन ही गलत बता रहे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये 4 है। अब आपको जब आप लिखना कहाँ से शुरू करते हो, यहीं से शुरू करते हो ना, तो आप ऐसे जाओगे। तो यहाँ आएगा M, फिर यहाँ भी आएगा M, फिर यहाँ आ जाएगा J, फिर यहाँ आ जाएगा M। इस वाले को, ऊपर वाले को मैं हटा देती हूँ, नहीं तो ये आपको और कचाइन कर रहा है ना। ये है, तो ये राजस्थानी जो उपभाषा है, इसको इस तरीके से आपको याद करना है, MMJM, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। तो इधर क्या है, इधर है, सबसे पहले यहाँ से आपको शुरू करना है। तो इधर है आपका M से मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है। राजस्थान में एक बोली बोली जाती है, आपको पता है, मारवाड़ी। तो M, पहला M का मतलब क्या होगा, मारवाड़ी। दूसरा का है मेवात, मेवात, ठीक है, दूसरा है मेवात। तीसरा है जयपुरी, और फिर M का मतलब है मारवाड़ी, मेवात, जयपुरी, और फिर M का मतलब हो जाएगा मालवी, मालवी। तो क्लियर हो गया। तो अब आपसे कैसा क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में, अगर मतलब कचाइन करेगा, अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो राजस्थानी उपभाषा है उसमें कितनी बोलियां हैं, तब तो आपको पता ही है 4 बोलियां हैं। लेकिन अगर बोलेगा कौन कौन सी है, तो इनमें से किसी का भी, कि निम्न में से राजस्थानी उपभाषा में कौन सी बोली आती है या नहीं आती है, तो आपको अगर सीधा सीधा पूछ रहा है तो मारवाड़ी, मेवाती, मेवात या मेवाती हो गया, जयपुरी हो गया, और फिर आपका मालवी हो गया, नाम अगर पूछ ले। लेकिन आपसे अगर ऐसे पूछे कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत उत्तर राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है, या दक्षिण राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है, या पश्चिम या पूरब, तब आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ नाम नाम रटे हैं, आपको ये नहीं पता है कि दक्षिण में कौन सा। राजस्थान मान लो कोई राज्य भी है, तो उसका भी तो क्या होगा, ईस्ट भी होगा, उसका वेस्ट भी होगा, नॉर्थ भी होगा, और साउथ भी होगा। तो यहाँ के लोग अलग बोली बोलते हैं, यहाँ के अलग, यहाँ के अलग, कुछ यहाँ का हो गया। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये है कि अगर आपसे और
मतलब कचाइन करके भी पूछ रहा है तो आपको पता भी होना चाहिए, स्मार्ट तरीके से आप लगा पाओ। तो ट्रिक क्या है, MMJM, जैम होता है ना, MMJM, MMJM 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो क्या है, एम का मतलब आपको पता ही चल गया, क्या हो गया, मारवाड़ी, ये राजस्थानी के अंदर। एम का मतलब होगा मेवात या मेवाती भी कर सकते हो, जे का मतलब जयपुरी, यहाँ तक आपको दिख रहा, और एम का मतलब मालवी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब जल्दी से बोलो, राजस्थानी उपभाषा के अंदर कितनी बोलियां हैं, 4। कौन कौन सी, इधर से ऐसे जाना है, ऐसे सर्कल बनाते हो ना, ऐसे ही बनाते हो, इस हाथ से लिखते हो, तो ऐसे जाना आपको। अगर आप ऐसे चलोगे तो सही रहेगा, तो इसीलिए MMJM, MMJM ऐसे याद करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं है, अगर ऐसे चले उल्टा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, तो आपको हमेशा ऐसा चलना, ऐसे सर्कल बनाते हो, ऐसे सर्कल बनाना है। राजस्थानी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, इधर मारवाड़ी हो गया, सबसे पहले इधर मारवाड़ी, फिर इधर क्या हो जाएगा, मेवाती, फिर इधर जयपुरी, फिर इधर क्या है आपका, मालवी। तो हो गया मारवाड़ी में, इधर सबसे पहले देखो मारवाड़ी, फिर इधर मेवाती, है ना, इधर मेवाती, फिर इधर जयपुरी, फिर इधर मालवी। तो ये आपको याद रखना है, याद हो गया होगा। 2-3 बार खुद भी ऐसे सर्कल बना सकते हो तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दुख दर्द आपको नहीं लगेगा इसमें। पहली उपभाषा क्या है, राजस्थानी, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया है। अब दूसरी उपभाषा देखते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा शायद, होप एक बार चेक कर लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे कभी कभी डाउट होता है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो दूसरी उपभाषा हम लगा सकते हैं पश्चिमी हिंदी, पढ़ा था ना पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी, दूसरी क्या है, हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये क्या है, उपभाषा। अब इस पश्चिमी हिंदी के अंदर भी 5 बोलियां आती है, जैसे राजस्थानी के अंदर 4 थी, इसके अंदर भी कितनी है, 5 है। अब कौन कौन से है, इसकी भी ट्रिक है, के बी कब, है ना, हाँ पहला हो जाएगा के बी, एक सेकंड, के बी, फिर KBH, के बी एच, तीसरा है फिर के, फिर बी, है ना चौथा, और फिर पांचवा है एच। तो हो जाएगा KBH, है ना। तो के से हो जाएगा कौरवी, बी से हो जाएगा ब्रज भाषा, है ना, हाँ के से हो जाएगा कौरवी, फिर ब्रज भाषा, फिर के का हो जाएगा कन्नौजी, ठीक है कन्नौजी, फिर बी से हो जाएगा बुंदेली, और एच से हो जाएगा हरियाणवी, तो ये 5 भाषाएं किसके अंदर आती है, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंदर जो है ये 5 भाषा आती है। कौरवी आती है, KBH, KBC आता ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो के बी 2 बार एच, सी की जगह आपको एच लगा देना है, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, तो कौरवी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था सॉरी, कौरवी को ही खड़ी बोली भी कहा जाता है, कौरवी को, ये PYQ है, ध्यान रखना। कौरवी जो बोली है, मतलब उसको खड़ी बोली भी, आपको और कचाइन करना हो तो आप इनको गूगल करके ऐसे भी देख सकते हो कि कौरवी किस किस भारत के कहाँ एरिया में बोली जा रही है, किस स्टेट के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर या किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोली जा रही है, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको और ज्यादा हिंदी को जानना है ना। थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज थोड़ी बदल सकती है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और खड़ी बोली किसने कहा था कौरवी को, ये भी आपका क्वेश्चन आया है, राहुल सांकृत्यायन, है ना। और इनको घुमक्कड़ी भी कहा जाता है, घुमक्कड़ी, सबसे ज्यादा इनको बहुत ज्यादा घूमने का शौक था, दुनिया के सबसे ज्यादा घुमक्कड़ी लोगों में इनको भी शामिल कर दिया गया है, इसीलिए घुमक्कड़ी मतलब घूमते रहते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बहुत सारी रचनाएं, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, लहसा में वो दिन, चीन में वो दिन, पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमने गए थे, आप इनके देख सकते हो, बहुत सारी रचनाएं, है ना। अब दूसरा आता है ब्रज भाषा, ये तो आपको पता ही है कि ब्रज भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा में आपको देखना है कि अच्छा एक पॉइंट और छूट गया इसमें, कौरवी को ही सर हिंदी भी कहा जाता है, ये भी आया क्वेश्चन है, सर हिंदी, कौरवी को ही क्या कहा जाता है, सर हिंदी भी कहा जाता है, ये भी PYQ है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रज भाषा पे। ब्रज तो आपको पता ही है, ब्रज भाषा
कहाँ बोली जाती है ये पता ही है, कई बार आपने। अब ब्रज भाषा सबसे ज्यादा जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था वो किया था ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि हुए सूरदास, है ना। और सूरदास के बारे में क्या कहा गया है, इनकी एक रचना है सूर सागर। इनकी तीन ही रचना है, सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी। सूर सागर, और इसके अंदर भी एक भ्रमर गीत, इसके अंदर भी एक उन्होंने अलग से भ्रमर गीत का वर्णन किया। मतलब जो सूर सागर रचना है उसके अंदर भी उन्होंने एक टॉपिक समझ लीजिए, वो है भ्रमर गीत, जिसमें भ्रमर गीत आप पढ़ोगे बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि जब कृष्ण भगवान जो है वापस चले जाते हैं तो गोपियां उनके वियोग में बहुत रोती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि वो जब उद्धव उनके पास आते हैं संदेश लेकर के कि कृष्ण भगवान उनको भेजता है उद्धव को कि आप जाकर के देखिए तो मतलब क्या गोपियां वहां पर कर रही हैं। तो उद्धव आते हैं, गोपियों से मिलते हैं। तो इसमें यह है कि बहुत सारे, हालांकि ये तो आपका संस्कृत वगैरह में है, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने। तो वो बोलते हैं कि हम इतने ज्यादा याद आती है कृष्ण भगवान की कि हमारी जो चोली है या जो हमारे कपड़े हैं वो सूखते ही नहीं, इतना वो रो रहे हैं। इस टाइप से बहुत अच्छी है। अगर इसको आप पढ़ोगे, कभी समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। ऐसे ऐसे इसमें बहुत मतलब शब्दों का इतना बेहतरीन प्रयोग सूरदास जी ने किया है कि एक, और सूरदास को जन्मांध भी कहा जाता था। मतलब कहा गया कि सूरदास जो है वो जन्म से ही अंधे थे। तो एक आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो जन्मांध है, मतलब जो जन्म से ही अंधा है, उसकी जो कल्पनाशील, मतलब उनकी जो कल्पना रही होगी वो कितनी बेहतरीन रही होगी कि उन्होंने शिव, मतलब सॉरी, कृष्ण भगवान की जो, मतलब कृष्ण भगवान की लीलाओं का जो वर्णन किया है वो शायद ही कोई और कवि कर पाए, है ना। तो सिर्फ उन्होंने क्या है, सिर्फ सुना किसी से कृष्ण भगवान की ऐसी लीला, और उसको शब्दों में जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने पिरोया है वो शायद ही कोई कर पाए। तो ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया सूरदास ने, और वो भी अपनी इस उसमें, मतलब इस रचना में। और सूर सागर के अंदर ही आता भ्रमर सॉरी भ्रमर सॉरी ब्रज भाषा का सबसे बड़ा कवि भी किसे कहा जाता है, सूरदास को ही कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा कवि कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा कवि भी कौन है, सूरदास ही है। ये मतलब ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ये क्यों बता रही है। ये आते ही आते हैं, क्योंकि हिंदी के तो कवि है ना, तो थोड़ी थोड़ी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और पूछा भी है, आप चाहे तो यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, उसमें हिंदी वाला पोर्शन तो ऐसे ऐसे पूछा गया है। जैसे राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है ना, और इस टाइप से उसमें पूछा आधुनिक कवि किसे कहा जाता है। तो ब्रज भाषा का सबसे बड़ा कवि बोलेगा तो कौन हो जाएगा, आपका सूरदास आपके हो जाएंगे। इन्हीं की एक रचना है सूरदास की ही, है ना, नहीं सूरदास की नहीं है, वो तुलसीदास की है, रामचरितमानस, है ना। तो सूरदास इनको मतलब सबसे बड़ी कवि है। और अगर आप, ये बहुत ज्यादा कचाइन हो गया है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे सूरदास के ही बारे में कहा गया है कि वो क्या थे, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, बहुत कचाइन हो रहा है। तो इनको ही अष्टछाप का कवि भी कहा गया। किसको, किसको, सूरदास को क्या कहा गया है, अष्टछाप का कवि, अष्टछाप का कवि, का कवि। तो ये भी आपको, अष्टछाप क्या है, एक रचना है, मतलब अष्टछाप में 8 कवियों का, जैसे नंददास हो गया, सूरदास हो गया, अछीत स्वामी हो गया, गोविंद स्वामी हो गया, बल्लभ दास हो गया, इस तरीके, कुंभन दास हो गया। तो 8 कवि हैं इसमें। सूरदास, तो सूरदास को अष्टछाप का कवि या अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज, कवि तो है ही है वो, लेकिन अष्टछाप का जहाज, हाँ ये भी बहुत बार आया क्वेश्चन है। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। और थोड़ा डेप्थ पूछेगा तो बोलेगा कि अष्टछाप का जहाज तो इनको कहा जाता है, लेकिन किसने कहा, तो विठल दास जी ने इनको अष्टछाप का जहाज कहा। ये एक बात हो गई, है ना। और ब्रज भाषा को ही अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन था लेक्चरर 2021 में आया था क्वेश्चन कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा किसे कहा जाता है, अंतर्वेदी, है ना, अंतर्वेदी भाषा तो किसे कहा जाता है, ब्रज भाषा ही को कहा जाता है। ये आपका PYQ है। अब क्वेश्चन एक चीज मैं पढ़ी थी इसमें कि अंतर्वेदी क्यों कहा जाता है, तो गंगा और यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है, दो आब मतलब 2 आब, है ना। इसको अगर आप देखो, जैसे पंजाब 5 भूमियों का, आब मतलब भूमि होता है, ठीक है, आब मतलब भूमि। तो 2
जैसे दो मतलब दो जगहों का मिलन हो रहा है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे गंगा और यमुना, है ना। तो गंगा और यमुना वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास वाले क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है, अंतर्वेदी कहा जाता है। गंगा और यमुना सॉरी, गंगा और यमुना क्षेत्र को अंतर्वेदी कहा जाता है। इसीलिए इस भाषा को, क्योंकि और इसी क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, इसलिए ब्रज भाषा को वहाँ के लोकल लोग अंतर्वेदी भाषा भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, और ये तो थी ब्रज भाषा की कहानी। अब आगे और समझते हैं कि क्या है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब छूटा आपका कन्नौजी, ये तो मिटा रहा है। ब्रज भाषा आपको समझ आ गया होगा। कन्नौजी क्या है, तो कन्नौजी में ऐसा कुछ है नहीं, बस ये एक मतलब पश्चिमी हिंदी की भाषा है। आप देख लेना, कन्नौजी मतलब कन्नौज पड़ेगा ना, उत्तर प्रदेश के आसपास वाला एरिया। फिर बुंदेली है, बुंदेली आपको समझनी है, और बुंदेली में भी ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हो कि फिर किस किस एरिया में बोली जाती है, अगर आपको और का चयन करना है। हरियाणवी है, जिससे एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू कि हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। बांगरू, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैं बांगा बोलती हूँ, तो मुझे उससे ही याद आया, इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है, किसको, हरियाणवी को कहा जाता है। ठीक है, तो केबी केबी एच, केबी केबी एच, केबी केबी एच याद रहेगा आपको। अब आप नहीं भूलोगे। किसमें आता है, पश्चिमी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से, के मतलब कौरवी, बी मतलब ब्रज भाषा, दूसरी जो है वो ब्रज भाषा है, फिर के मतलब कन्नौजी, फिर बी का मतलब क्या होगा, बुंदेली, और फिर आपका एच का मतलब हरियाणवी। तो इनके अंदर जो पॉइंट थे मेन वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे क्वेश्चन आता है। 2 उपभाषाएं आपकी क्लियर। तीसरी उपभाषा देख ले, तीसरी उपभाषा देख लेते हैं कौन सी है। 2 हमने पढ़ ली है, राजस्थानी पढ़ ली है और पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ ली है। अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी देखते हैं, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी ये तीसरी उपभाषा है आपके पास, पूर्वी हिंदी। तो इसके अंदर 3 ही है, तीसरी उपभाषा है और 3 ही भाषा है आपको पूर्वी हिंदी के। तो इसके अंदर क्या आता है, अवधी पहली आ जाती है इसके अंदर, क्या, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कौन कौन सी आती है, पहली अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो 3 भाषाएं आपको याद रखनी है, ए बी सी, आसान है याद रखना, ए बी सी। ए बी सी, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, है ना। तो ए बी सी आपको याद हो जाएगा, ए बी सी। अब समझते हैं अवधि क्या है। देखिए अवधि जो है, रामचरित, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवधि भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग मिलता है तुलसीदास की एक रचना है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। और तुलसीदास बहुत ही ज्यादा मतलब राम भक्ति, इनको जो ख्याति प्राप्त हुई वो रामचरितमानस से हुई। लगभग 2 साल और ऐसी 11 महीने और 27 दिन जो है उन्होंने रामचरितमानस को पूरा करने में लगाया था, है ना। इनके कहते हैं कि तुलसीदास जब बचपन में पैदा हुए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो है 5 साल के बच्चे हैं, ऐसा दिख रहा था। पूरे पूरे बाल थे और बड़े बड़े दांत थे। तो लोक लाज की डर से कि भाई सबने आसपास के लोगों ने बोला, जो अगल बगल वाले लोग थे, कि आपके घर में क्या है, राक्षस पैदा हो गया। तो उनके माता और पिता ने इनको त्याग दिया था, मतलब, लेकिन माँ तो माँ होती है, पिता ने तो संपर्क खत्म कर लिया था। तो माँ ने क्या किया था, इनको किसी दासी को दिया था कि भाई वो इनकी देख रेख करे, क्योंकि लोक लाज है, लोक लाज की डर से। तो जिस दासी ने इनका करीब 6-7 साल बोलते हैं कि उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया, फिर उसके बाद वो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर कहते हैं कि फिर ये वापस आए, है ना, वापस आए तो तब तक इनके माता पिता दोनों मर चुके थे। तो फिर उसके बाद ये गुरु यहाँ पे वल्लभाचार्य, इनकी मुलाकात होती है वृंदावन में वल्लभाचार्य से, और फिर ये वहाँ पे उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद इन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा वगैरह ली, और वहीं गंगा नदी के किनारे वगैरह ही रहते थे। इस तरीके से धीरे धीरे फिर ये है, उनसे जितने भी शिक्षा दीक्षा संस्कृत के लिए उन्होंने ली। फिर रामचरितमानस को उन्होंने अयोध्या में पूरा किया था। मथुरा नहीं, अयोध्या में उन्होंने पूरी रामचरितमानस वहीं बैठ करके लिखी थी। तो मैंने आपको बताया 2 साल 11 महीने और 27 दिन, संविधान बनने में लगा 2 साल 11 माह और 18 दिन, इन्होंने 27 दिन लगाए थे रामचरितमानस को लिखने में। तो ये है अवधि भाषा।
है ना, तुलसीदास के बारे में बता रही हूँ, बाकी और डिटेल आपको देखना है तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो। ये ऐसे शख्सियत हैं जिनको हम कभी शायद इतने डिटेल पढ़ते ही नहीं, है ना। कबीरदास जी हैं, कबीरदास अभी आगे आएंगे। कबीरदास, तो कबीरदास जी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। कबीरदास जी तो खुद लिखते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब मैंने कागज को नहीं छुआ और कभी कलम को हाथ में नहीं रखा। लेकिन आप कबीर अमृतवाणी देखिए, इतने बेहतरीन बेहतरीन उन्होंने क्या है, हर एक चीज को उन्होंने बड़ी बारीकी से, अगर आप उनके जो उन्होंने जो श्लोक दिए हैं उनको आप अर्थ समझ पाते हो तो ज्यादा समझ आता है कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है ना। खैर एक बात हो गई। तो कबीरदास को भी कहते हैं कि उन्होंने जो जन्म लिया था वो किसी विधवा मतलब ब्राह्मणी के जन्म से पैदा लिया। लोकलाज की डर से उन्होंने उनको बहा दिया था। फिर नीरू नीमा नामक 2 जुलाहे थे, उन्होंने उनको पाल पोस करके बड़ा किया कबीरदास को, है ना। और कबीरदास 120 साल जिंदा रहे थे, मगहरे में उनकी मृत्यु हुई थी। खैर, तो चलिए देखते हैं रामचरितमानस और अवधी भाषा की सब, ये एक्स्ट्रा में है भाषाएं तो आपको अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी याद रखना है, एबीसी पूर्वी हिंदी में। लेकिन मैं बता रही हूँ एक पॉइंट के लिए कि क्वेश्चन आएगा कि अवधी भाषा की सबसे ज्यादा अवधी भाषा का प्रयोग किस रचना में हुआ, तो रामचरितमानस। और किसकी है ये? तुलसीदास। अगर आप एक और रचना देखना चाहते हैं, तुलसीदास ने तो किया, एक थे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन्होंने भी पद्मावती, इनकी एक रचना है, एक मूवी भी आई थी ना पद्मावती, है ना, उसकी किसकी थी? दीपिका पादुकोण की थी, और पता नहीं कौन था, मैंने तो देखी नहीं है, बट पता ना आप हीरो कौन था उसमें, हीरोइन तो मुझे याद आ गई। तो ये मतलब वो तो मूवी है। ये 1540 में इन्होंने मतलब इसकी रचना करी थी पद्मावत की। तो इसमें भी इसमें भी अवधी भाषा में है ये पद्मावत, ठीक है, 1540 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, और फिर आता है, ये तो हो गया आपका, फिर आता है बघेली, है ना। ये तो इतना ही है अवधि में, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बघेली क्या है? बिहार के बहोल खंड में ये बोली जाती, मतलब बघेल खंड में बोली जाती है। और बौसे बिहार, बौसे बघेली, है ना। तो कहाँ बोली जाती है? बघेल खंड में बोली जाती है, बघेल खंड। और बघेल खंड की राजधानी बोला कहाँ है? रीवा। आया क्वेश्चन है, रीवा, PYQ है। और इसीलिए इसको रीवा भी बोला जाता है, मतलब बघेली को रीवा भी कहा जाता है, बघेली को रीवा लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बघेली को रीवा लैंग्वेज भी कहा जाता है, बघेली को, है ना। राजधानी थी रीवा। रीवा होने की वजह से इसे रिवारी या कहीं कहीं रीवा भी आपको मिलेगा, दोनों सही है। कहीं कहीं रीवा लिखा रहता है, कहीं कहीं रिवारी। तो बघेली को रिवारी भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी तो आपको पता ही है। और ये जिसने मेरी हिस्ट्री मतलब देखी होगी क्लासेस उत्तराखंड की जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2000 सन 2000 में भारत के अंदर 3 राज्य बने। एक तो हम ही बन गए थे, हम बने 9 नवंबर, है ना, 2000 को बने। फिर 1 नवंबर को बना आपका यही छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को बना 2000 को ही, मतलब 2000 को ही। और 15 नवंबर को बना आपका क्या? झारखंड। तो ये तो आपको पता ही है आपको। ये भी मैंने आपको बताया था किस किस हिसाब से पहाड़ी वाला एरिया था, छत्तीसगढ़ में क्या था आपका? नक्सल वाला एरिया था। झारखंड में खनिज वगैरह खूब मिलता है ना, तो इसलिए झारखंड को अलग बना दिया गया था। यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई, एबीसी आपको समझ आ गया होगा। एबीसी आईडी भी बन रही है ना आजकल, तो उसी से याद रखो। एबीसी आईडी ऐसे समझो कहाँ बन रही है? पूर्वी हिंदी में बन रही है ना, ऐसे करके याद रखो। कुल मिला के मुद्दा ये है कि दिमाग में चीजें टिकनी चाहिए, अब आप कैसे भी टिकाओ, है ना, बात तो ये है। चौथी उपभाषा है आपकी, पूर्वी हिंदी हो गया, अब है बिहारी। बिहारी, है ना। तो बिहारी के अंदर भी 3 भाषा आती है, कौन कौन सी आएगी? ये भी आया क्वेश्चन है, बिहारी के अंदर भी 3 भाषा आती है, कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूरी, MMB, है ना। MBBS होता है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, MMB, S नहीं जोड़ना है, MMB हो गया याद। S नहीं जोड़ना है, MBBS नहीं करना है, सिर्फ MMB करना है, ऐसे समझिए कोई कोर्स है MMB। मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब ये मैंने आपको बताया था मैथिली। अच्छा, मैथिली तो आगे देखते हैं।
एक सेकेंड, हाँ मगही में तो कुछ है नहीं, आपको ऐसे ही याद रखना है कि 3 भाषा है। मैथिली क्या है, एकमात्र भाषा है जिसको, एकमात्र बोली, सॉरी भाषा नहीं है ये, एकमात्र बोली जिसको कहाँ स्थान है, संविधान में। संविधान में 22 भाषाएं है ना, संविधान में 22 भाषाएं, संविधान में मैथिली को क्या है ना, संविधान में एकमात्र बोली है। पूरी जो 17 बोलियां हैं उनमें एकमात्र बोली है जिसको क्या है, संविधान में स्थान दिया गया है, मैथिली को दिया गया था। और अगर आपको थोड़ा सा इसको हिस्ट्री के पर्पज से देखना है तो मैं आपको बता दूं, जो 92 संविधान हुआ था 2003 में, 90वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 में। अभी मैं संविधान में भाषा की क्या स्थिति है, कब कब अमेंडमेंट हुए भाषा को लेकर के, वो भी आपको बताऊंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं ये जोड़ी गई, ठीक है। तो इसी में आप देखोगे मैथिली, ये मैथिली यही है, कब जोड़ी गई, तो ये 3 भी इसी के साथ जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भोजपुरी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली क्या है, भोजपुरी है। भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली बोलेगा तो भोजपुरी, भाषा बोलेगा तो हिंदी हो जाएगा। और इसमें और अगर आप थोड़ा कचाइन कर सकते हैं तो भोजपुरी के प्रसिद्ध लेखक, एक बार, हालांकि यहाँ नहीं पूछेगा, वो बिहार के अंदर जो बिहार स्टेट वाले बच्चे हैं वो, पर ठीक है, आपको भिखारी दास प्रमुख कवि बोलेगा, भोजपुरी के भिखारी दास, इनको बिहार का शेक्सपियर भी, भोजपुरी का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ कालिदास को बोला जाता है ना, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। हिंदी का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है, हिंदी का शेक्सपियर कालिदास को। वैसे ही भिखारी दास को किसका शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और राहुल संकृत्यान ने भिखारी दास को जो है, भिखारी ठाकुर जी, भिखारी दास नहीं है, भिखारी दास तो हिंदी में एक कवि है, भिखारी ठाकुर जी होगा, क्या बोलती हूँ मैं, भिखारी ठाकुर, कहाँ का मुझे कहाँ याद आ रहा है, भिखारी ठाकुर है। इनको राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है, राहुल सांकृत्यायन, अभी बताया था इनके बारे में, राहुल सांकृत्यायन, शायद इनका मूल नाम केदार पांडे था, ये भी आया क्वेश्चन है ना, एक बार कंफर्म कर लेना। मैं वैसे मतलब श्योर हूँ कि केदार पांडे इनका मूल नाम पूछा था, तो केदार पांडे ही है। तो इन्होंने क्या कहा, जो भिखारी है, भिखारी कौन है, भिखारी ठाकुर है, इनको अनपढ़ हीरा कहा है, अनगढ़ हीरा, सॉरी अनगढ़ हीरा, अनगढ़ हीरा कहा है। तो ये वाला पोर्शन जो बिहार के बच्चे होंगे उनको याद रखना है, लेकिन हिंदी तो सबको ही सेम ही पढ़नी है। कुछ कुछ जैसे लिटरेचर वाला थोड़ा अलग हो जाएगा वहाँ का, यहाँ का थोड़ा बहुत, जो वहाँ के लोकल कवि है, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी लोकल कवि है ना, तो वैसे उनको वहाँ पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। तो MBBS भी आपने कर लिया है। अब 5वां उपभाषा देखते हैं, ये है पहाड़ी। इसके अंदर 3 ही आते हैं, एक तो आपका आ जाएगा गढ़वाली, है ना, एक आ जाएगा आपको पता ही है कुमाऊनी, और एक आ जाएगा आपका नेपाली, ठीक है, नेपाली। तो ये 3 आपके इसी के अंदर हो जाएंगे, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ठीक। तो अब जैसे आपने देखा होगा कितने हुए, राजस्थानी में कितने थे, 4 उपबोली थी, इसमें कितने थे, फिर पश्चिमी हिंदी में 5, फिर पूर्वी हिंदी में 3, फिर बिहारी में भी, मतलब बिहारी में भी 3, और फिर पहाड़ी में भी 3, तो कितने हो रहे हैं, जोड़ो, 5 4 9, 9 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब आप समझे, मैंने शुरू में आपको बोला था कहीं कहीं ऑप्शन में आता है 17 और कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है 18, समझिए इस चीज को। अगर आपसे 17 पूछ रहा है, इसका मतलब ये नेपाली को ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि नेपाली हमारे यहाँ की नहीं है, भारत की नहीं है। 18 पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नेपाली को भी ऐड कर रहा है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने ऐसे क्यों बोला, है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी, हिंदी की उपभाषाएं आपको समझ आ गई होंगी, होप। और इसमें अब आपको कोई भी डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे तो नहीं होना चाहिए, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीजें अच्छे से डिफाइन करूं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी फ्लो में और लिखने में थोड़ी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो होप कि आप हमें माफ करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, है ना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर एक मजाक बात हुई। इसमें आपके इसके अलावा भी जैसे आप और गूगल कर सकते हो कि जो हम पढ़ रहे हैं कि जो राजस्थानी की जैसे मेवाती है तो किस किस एरिया में बोली जाती है, अब और डिटेल और वहां के अंदर घुसना पड़ेगा, वो उसी स्टेट का कोई मतलब स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है ना। अब जैसे हम पहाड़ी है,
हम जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और पहाड़ी और कुमाऊनी पढ़ते हैं, तो उत्तराखंड में एक चैप्टर आता है उत्तराखंड की बोलियां, है ना, जैसे खस पटजिया हो गया आपका, सौरियाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, ये कहाँ कहाँ बोली जाती, तो हम उनको और कचाइन करेंगे अपने स्टेट के लिए, क्योंकि हम स्टेट का कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ऐसे ही आप किसी अगर पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप उसको और कचाइन कर सकते हो अपने यहाँ के लोकल में कहाँ कहाँ पर क्या बोली जाती है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको सेशन पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हो, साथ में आप कमेंट भी कर लीजिए, डाउट होता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।